हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, पर इंसान जब भी गलत कदम उठाता है उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और वो पकड़ा भी ना जाए। पर वो शायद भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। आज के कहानी में एक व्यक्ति बड़े ही बारीकी तरीके से षड्यंत्र ही नहीं बनाता है, बल्कि अपने षड्यंत्र के तहत एक लड़की को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देता है। उसे लगता है कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस भी अपने जिद पर उतर जाती है और आखिरकार अपने कड़ी मुशक्क़त के बाद 25 दिनों बाद एक दिन उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कौशाम्बी और इसी कौशाम्बी ज़िला का एक थाना पड़ता है कोखराज। कोखराज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पन्नोई। बात कर रहा हूं मैं 5 जुलाई 2017 की सुबह के आसपास। इसी पन्नोई गांव के सड़क किनारे एक लड़की की डेड बॉडी गांव वालों को मिलता है। गांव वाले तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस भी तुरंत अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है। दरअसल उसके सर में किसी ने नज़दीक से गोली चला दिया था, लेकिन उसकी मौत एक दिन पहले हो चुकी थी, क्योंकि उसके शरीर पे जितना भी खून लगा था सारा खून का धब्बा लगभग सूख चुका था। ब्लू कलर का जीन्स पहनी हुई थी और पिंक कलर का कुर्ती पहनी हुई थी। चेहरे से बेहद ही खूबसूरत, पहनावे से साफ लग रहा था कि लड़की किसी अमीर घराने की है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से उस डेड बॉडी के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस सबसे पहले उसका शिनाख्त कराने के लिए तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता है। और आखिरकार 4 दिनों बाद 9 जुलाई 2017 को उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया था, और दुष्कर्म भी एक ने नहीं किया था बल्कि एक से ज़्यादा लोगों ने किया था। साथ ही साथ वो लड़की प्रेग्नेंट भी थी। जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों को मिलता है, पुलिस भी अब एकदम से जिद पर उतर जाती है कि इस केस को जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी का एक फ़ोटो लेती है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है कि शायद इससे भी इस डेड बॉडी का शिनाख्त हो सके। एक दिन का और समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति न थाने पहुंचता है और ना ही उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है। आखिरकार 10 जुलाई 2017 को पुलिस उस लड़की की अंतिम संस्कार कर देती है। तभी 12 जुलाई 2017 को एक अननोन नंबर से पुलिस के पास फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, मरने वाली लड़की का नाम हिना तलरेजा है। दरअसल हिना तलरेजा के नाम से उसका एक फेसबुक अकाउंट भी है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बस इतना ही बात कहता है और फ़ोन कट कर देता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति के तहरीर पर पुलिस तुरंत ही हिना तलरेजा के नाम से फेसबुक अकाउंट सर्च करती है और एक फेसबुक अकाउंट मिल भी जाता है। पुलिस जब उस फेसबुक अकाउंट का प्रोफाइल चेक करती है तो पता चलता है कि हिना तलरेजा इलाहाबाद के मीरापुर की रहने वाली है। पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम को लेकर के मीरापुर में पहुंच जाती है और हिना के बारे में लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तभी मीरापुर में एक व्यक्ति पुलिस वालों को मिलता है और उस फ़ोटो को देख करके शिनाख्त कर लेता है। शिनाख्त करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब, ये हिना तलरेजा ही है। दरअसल ये मेरे ही घर में किराए पर रहती थी। इसके साथ में इसकी माँ भी रहती थी। इसके माँ का नाम नीलिमा तलरेजा है। मकान मालिक कहता है कि साहब, ये कुछ महीने पहले ही मेरे घर को खाली करके चले गए, लेकिन कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। लेकिन मकान मालिक पुलिस वालों को इतना ज़रूर बताता है कि हिना इसी सिविल लाइन स्थित एक हुक्का बार में काम करती थी। मकान मालिक के बताए हुए एड्रेस पर आखिरकार पुलिस उस हुक्का बार में पहुंचती है जहां पे हिना काम करती थी। पुलिस जब हुक्का बार में पहुंचती है तो हुक्का बार के मालकिन दामिनी चावला से मुलाकात करती है और हिना का फ़ोटो दामिनी से दिखाती है। फ़ोटो देख करके दामिनी भी तुरंत शिनाख्त कर लेती है और कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि हिना तलरेजा ही है। दामिनी कहती है कि साहब, हिना यहीं पे काम करती है। इसीलिए पुलिस हिना के बारे में दामिनी से पूछताछ करती है। दामिनी बताती है कि हिना काफ़ी खुले मिजाज की थी, काफ़ी मात्रा में दारू शराब भी पीती थी।
दरअसल मेरे हुक्का बार में काफ़ी रईसजादे के लड़के भी आते हैं और काफ़ी सारे रईसजादों के लड़कों के साथ में उसकी दोस्ती भी थी। अक्सर रईसजादों के लड़कों के साथ में वो यहाँ से चली भी जाती थी और पूरी रात उनके साथ में समय भी गुजारती थी। दामिनी कहती है कि हिना के पिता इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, दामिनी अपने माँ के साथ रहती है। आखिरकार दामिनी के बताए हुए पते पे पुलिस हिना के घर पे जाती है और उसकी माँ नीलिमा से मुलाकात करती है और हिना के बारे में सब कुछ बताती है। पुलिस जैसे ही सारी सच्चाई हिना के बारे में उसके माँ से जब बताती है, हिना की माँ को जब सच्चाई मालूम चलता है, हिना की माँ फूट फूट करके रोना धोना शुरू कर देती है। पुलिस जब हिना की माँ से हिना के बारे में पूछताछ करती है तो हिना की माँ नीलिमा कहती है कि साहब मेरी बच्ची 4 जुलाई 2017 को घर से जब निकली थी तो ये बता करके निकली थी कि वो दिल्ली जा रही है। जाते वक्त बताई थी कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। लेकिन हिना की माँ पुलिस से कहती है कि हो सकता है कि हिना अपने पति के साथ गई होगी। पुलिस जब उसके पति का नाम पूछती है तो नीलिमा बताती है कि उसके पति का नाम अदनान खान है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए हिना की माँ से हिना का नंबर मांगती है ताकि पता चल सके कि हिना ने आखिरी बार किससे बातचीत किया था और हिना का आखिरी लोकेशन क्या था। पुलिस जब हिना का मोबाइल का आखिरी लोकेशन निकालती है तो पता चलता है कि हिना का आखिरी लोकेशन इसी मीरापुर के सटे दरियाबाद मोहल्ले का दिखा रहा था। पुलिस जब उसका सीडीआर निकालती है तो उसके सीडीआर में जो आखिरी नंबर था जिस पे हिना ने बात किया था वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि हिना का ही पति अदनान का था। पुलिस अब तुरंत ही अदनान के घर पे पहुंचती है हिना के बारे में पूछताछ करने के लिए। अदनान जो इसी शाहगंज थाने इलाके का रहने वाला है। पुलिस जब अदनान के घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि अदनान घर छोड़ के फरार हो चुका है। जैसे ही पुलिस वालों को मालूम चलता है कि अदनान घर छोड़ के फरार हो चुका है, पुलिस को कहीं ना कहीं अदनान के ऊपर शक चली जाती है। इसीलिए पुलिस अब अदनान की तलाशी करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन अदनान का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी एक दिन एक खबरी पुलिस वालों को आकर के बताता है कि साहब अदनान अपने दोस्त खालिद के साथ मुंबई में है। खबरी जैसे ही इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस तुरंत ही अपनी एक टीम को लेकर के मुंबई पहुंच जाती है। लेकिन तब तक अदनान अपने दोस्त खालिद के साथ मुंबई छोड़ के फरार हो चुका था। आखिरकार पुलिस वापस चली आती है और फिर समय बीतने लगता है। आखिरकार 29 जुलाई 2017 को फिर से एक खबरी पुलिस के पास जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब अदनान अपने ही इलाके के एक मज़ार पे अपने दोस्त के साथ में दिखाई दिया है। जैसे ही खबरी इस तरह की सूचना पुलिस वालों को देता है, पुलिस बिना वक्त गंवाए ही अपनी टीम को लेकर जाती है और उस मज़ार को चारों तरफ से घेर लेती है। वहाँ पे 3 लड़के जब पुलिस वालों को देखते हैं, तीनों पुलिस को देख करके भागने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उसमें से 2 भागने में कामयाब हो जाते हैं और पुलिस एक को अपने कस्टडी में ले लेती है। लेकिन पुलिस जिसको कस्टडी में लेती है वो कोई और नहीं था बल्कि अदनान ही था। पुलिस तुरंत ही अदनान को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर अदनान से हिना के हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही पूछताछ करना शुरू करती है, अदनान भी तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अदनान बताता है कि उसके पिता का नाम अहमद खान है। अहमद खान जो कि एक बहुत बड़ा व्यवसायी है। अदनान अपने माता पिता का इकलौता संतान है। माता पिता के पास इतना काफ़ी पैसा है कि अदनान कोई काम तो नहीं करता है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर आवारागर्दी करता है और अपने पिता के पैसों पे ऐश करता है। खास करके अदनान के 2 करीबी दोस्त हैं जिसमें से एक का नाम खालिद है और दूसरे का नाम बिक्की है। खालिद और बिक्की अक्सर अदनान के ही साथ रहते हैं। अदनान अपने घर से काफ़ी सारा पैसा लेता है और अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करता है। जहाँ तहाँ जाता है, दारू शराब पीता है। अदनान जो कि फेसबुक चलाने का भी बहुत शौक़ रखता है। एक दिन अदनान जब फेसबुक ओपन करता है तो उसी फेसबुक पे अदनान को हिना की फ़ोटो दिखाई देती है। अदनान जब हिना का प्रोफाइल चेक करता है तो पता चलता है कि हिना इलाहाबाद की ही रहने वाली है। इसलिए अदनान तुरंत ही हिना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। हिना भी तुरंत अदनान की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों के बीच में चैटिंग शुरू होता है। जब चैटिंग शुरू होता है तो हिना भी बता देती है कि वो एक हुक्का बार में काम करती है। जहाँ पे काम करती है उसका एड्रेस बता देती है। इसीलिए एक दिन अदनान उस हुक्का बार में जाता है और हिना से मुलाकात करता है। लेकिन अदनान जब पहली बार हिना को देखता है, उसकी खूबसूरती देख करके उसका दीवाना हो जाता है और उसके बाद से अक्सर अदनान उस हुक्का बार में जाता है और हिना से मुलाकात करता है। उसके बाद से हिना और अदनान के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। बहुत जल्द ही दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है। अदनान जब भी हिना से मुलाकात करने के लिए जाता है उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। हिना भी बिल्कुल इसी विचारों की थी। वो भी एकदम मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। दरअसल हिना को भी अपने घर से कुछ खास वास्ता नहीं था।
इसीलिए हिना भी अपने फ्रेंड सर्किल में काफ़ी सारे रईसजादे लड़कों को बना रखी थी। जब हिना का अदनान से दोस्ती होता है, दोनों के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार अदनान और हिना के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू करते हैं। जब भी दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रति इतना काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते हैं। इसीलिए शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन साल 2015 में जैसे ही शादी का फैसला लेते हैं, इस शादी का मंजूरी ना ही तो अदनान के घर परिवार वाले देते हैं और ना ही हिना की माँ देती है। इसीलिए अदनान और हिना अपने घर वालों के खिलाफ जा कर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद से अदनान और हिना एक फ्लैट किराए पर ले करके दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। दोनों एक साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। लगभग 1 साल का समय गुजरता है। 1 साल खुशहाल तरीके से समय तो गुजारते हैं, लेकिन 1 साल के बाद हिना और अदनान के बीच में खटपट शुरू हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद भी हिना हुक्का बार में काम करना बंद नहीं करती है। अदनान हिना को काफ़ी समझाता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, हुक्का बार में काम करना बंद कर दो। लेकिन जब अदनान हिना के ऊपर पाबंदी लगाना शुरू करता है, हिना को पसंद नहीं आता है। हिना चाहती है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी ना लगा सके, क्योंकि इससे पहले हिना काफ़ी खुले मिजाज से अपनी ज़िंदगी जीते आ रही थी। हिना को लगता है कि शायद अब अदनान उसके ऊपर पाबंदी लगा रहा है। इसी बात से लेकर के अदनान और हिना के बीच में आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। झगड़े तकरार कुछ इस प्रकार से शुरू हो जाता है कि एक दिन हिना अदनान को छोड़ करके अपने माँ के पास चली जाती है और फिर अपने माँ के ही पास रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब अदनान से दूरी बना लेती है, उसके बाद से हिना और भी काफ़ी मात्रा में दारू शराब पीने लगती है, हुक्का बार में जाती है और फिर से रईसजादों के साथ में उठना बैठना शुरू करती है। उठना बैठना ही शुरू नहीं करती है, बल्कि रात में उनके साथ में वक्त गुजारना भी शुरू करती है। जैसे ही अदनान को मालूम चलता है कि हिना अपने दोस्तों के साथ में पूरी रात का समय गुजारने लगी, अदनान भी हिना को छोड़ देता है और अदनान तुरंत ही एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन अदनान जब दूसरी शादी करता है, इसके बारे में अपनी पत्नी हिना को नहीं बताता है, लेकिन ये सच्चाई हिना को मालूम चल जाता है। तब तक हिना भी गर्भवती हो चुकी थी। लेकिन हिना को जैसे मालूम चलता है कि वो गर्भवती है, इस बात की जानकारी अपने पति अदनान को नहीं देती है। लेकिन हिना को जब मालूम चलता है कि अदनान शादी कर चुका है, हिना तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने जाती है और अदनान पे मुकदमा दर्ज कर देती है। अदनान को जब मालूम चलता है कि हिना मुकदमा दर्ज कर दी है, अदनान काफ़ी घबरा जाता है और तुरंत ही हिना के पास जाता है और उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेता है और किसी भी तरीके से उस मुकदमा को खारिज करवा देता है। मुकदमा तो खारिज हो जाता है, लेकिन अदनान हिना को लेकर अपने घर नहीं आता है। हिना अपने माँ के ही पास रहती है और उसके बाद से अदनान के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है। एक दिन अदनान हिना से मुलाकात करता है और कहता है कि तुम मुझसे तलाक ले लो। इस पे हिना कहती है कि मैं तुमसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं लूँगी और ना ही मैं किसी और से शादी भी करूँगी। तुम्हें हर हाल में मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। तुम अपनी दूसरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन अदनान अपनी दूसरी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। दरअसल अदनान को दूसरी पत्नी बिल्कुल वैसे ही मिल जाती है जैसा वो चाहता था। अब हिना अदनान के ऊपर पैसों की फरमाइश करना शुरू करती है। हर अपनी ख्वाहिशों के लिए पैसे का डिमांड करना शुरू करती है। इतने सारे पैसों का डिमांड करती है जिसे अदनान नहीं दे पाता है। अदनान को भी लगता है कि शायद हिना उसके जीवन का कांटा बन चुकी है। अगर हिना इस दुनिया में रहेगी तो अदनान अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। इसलिए अदनान अब हिना को इस दुनिया से ही हटाने का एक षड्यंत्र बना देता है। षड्यंत्र तो बना लेता है, लेकिन अदनान को लगता है कि यह काम वो अकेला नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक दिन इस षड्यंत्र के बारे में अदनान अपने दोस्त खालिद और विक्की को बताता है। जैसे ही अपने षड्यंत्र के बारे में अपने दोनों दोस्तों को बताता है, विक्की और खालिद भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए अदनान एक तारीख तय करता है। 4 जुलाई 2017 को शाम के वक्त अदनान हिना के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे दरियाबाद में मिलने के लिए बुलाता है। कहता है कि दरअसल आज हम बाहर खाना खाएंगे। लेकिन हिना जब शाम के वक्त अपने घर से निकलती है तो अपने माँ से झूठ बोलती है। अपने माँ से कहकर घर से ये निकलती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ और तुरंत ही अदनान से मिलने के लिए दरियाबाद पहुँच जाती है। दरियाबाद में अदनान अपने गाड़ी को लेकर के खड़ा होता है और अपने गाड़ी में अपने दोनों दोस्त विक्की और खालिद दोनों को बिठा रखा था। जैसे ही हिना वहाँ पे पहुँचती है, अदनान उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। खालिद गाड़ी चलाता है, उसके बगल वाली सीट पे विक्की बैठता है और पीछे वाले सीट पे अदनान हिना बैठती है और फिर वहाँ से गाड़ी रवाना होता है।
रात्रि के लगभग 10 बजे के आसपास एक ढाबा पे पहुंचते हैं और उस ढाबे पे चारों बैठ करके खाना खाते हैं और काफ़ी मात्रा में दारू शराब भी पीते हैं। लेकिन जैसे ही 10 बजे के आसपास वहां से रवाना होते हैं, अदनान गाड़ी में हिना से संबंध बनाने की बात कहता है। इस पर हिना साफ मना कर देती है, लेकिन अदनान हिना के साथ में ज़बरदस्ती संबंध बनाता है। उसके बाद से अदनान के दोनों दोस्त विक्की और खालिद हिना के साथ में संबंध बनाते हैं। जब तीनों इस तरह की कर्म हिना के साथ में करते हैं, इस पर हिना काफ़ी चीखने चिल्लाने लगती है। इससे पहले उसकी चीख पुकार सुन करके कोई वहां पे पहुंचे, अदनान तुरंत ही अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और हिना के सर पे लगाकर उसे दबा देता है, जिसकी वजह से हिना की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अदनान अपने दोनों दोस्तों को लेकर अपने घर पे जाता है और तीनों अदनान के ही घर पे पूरी रात बिताते हैं। अगले दिन अदनान के दोनों दोस्त अपने घर चले जाते हैं और फिर उसके बाद से तीनों इस बात का इंतज़ार करने लगते हैं कि हिना का डेड बॉडी का शिनाख्त हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन 13 जुलाई 2017 को जैसे ही हिना की खबर पेपरों में छपता है, इसे सुन करके अदनान और उसके दोनों दोस्त मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं, अपने एरिया छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन आखिरकार 29 जुलाई 2017 को एक खबरी के माध्यम से पुलिस वालों को खबर मिलती है और पुलिस तुरंत ही अदनान को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी अदनान पुलिस वालों को बताता है तो अदनान के ही तहरीर पे पुलिस तुरंत ही अदनान के दोनों दोस्त खालिद और विक्की को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।